हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, उसका बनाने का क्या अमल रहा शुरू शुरू में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और साथ में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी करारदाद मकासद क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखें, जब पाकिस्तान बन गया था ना, तो पाकिस्तान का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। और क्योंकि अब एक नया मुल्क है, अब ने इसने नया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, आइन बनाना था। तो यार वो उसमें लगे 9 साल भाई साहब। और 1956 के अंदर हमने पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब इस अरसे के अंदर हमने क्या किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कानून था, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, हमने उसको टेम्परेरी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और उसके तहत ही अपना मुल्क चलाया। लेकिन इस 9 साल के अंदर बड़े मसाइल रहे। एक तो ये हुआ कि जनाब, क्योंकि जो अब नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जो बनाना था परमानेंट, हमने अपना बनाना था। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने रखनी थी, लोगों की ख्वाहिशात भी रखनी थी, इस्लामिक आइडेंटिटी की बात भी रखनी थी, जमहूरियत और फेडरलिज़म की भी बातें रखनी थी। इसके अलावा जनाब उस 9 साल के अंदर बड़े-बड़े मसाइल भी रहे, नया-नया मुल्क बना था, पॉलिटिकल बड़े इश्यूज़ थे, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान जो 2 विंग थे उसके अंदर इश्यू चल रहे थे। जनाब डिबेट हो रही थी कि भाई इस नए मुल्क में इस्लाम का क्या किरदार होगा। फिर गवर्नर जनरल और जो लेजिस्लेचर यानी जो असेंबली थी, उनके बीच में जो झगड़ा चला कि भाई इन दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, गवर्नर जनरल के असेंबली, ठीक है। ये सारे मामलात चलते रहे। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया कि हमने सबसे पहले 2 अंग्रेज़ों के जो कानून थे वो हमने हमें विरासत में मिले। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको हमने अपना टेम्परेरी यानी इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसमें कुछ तब्दीलियाँ हमने की थी। और दूसरा था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इन 2 कवानीन को हमने टेम्परेरी इस्तेमाल किया जब तक हम अपना ज़ाती परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें असेंबली चाहिए थी, लोग चाहिए थे जो भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएँ। तो हमने पहली एक आइन साज़ असेंबली बनाई जिसको बोलते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ठीक है? और ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 नहीं है जो अभी मैंने बताया, उसके तहत बनाई गई थी। अब इसके जो मेंबर्स थे ना, वो 1946 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, वहाँ से हमने लिए इनडायरेक्टली, ठीक है? तो उन्होंने एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाए उन लोगों ने, और उन्होंने जनाब जो है ना पहली आइन साज़ असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया। यानी कि वो जो 1940 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, जो लोग जीते, उन लोगों ने ही जनाब इस नई आइन साज़ असेंबली के लोगों को इलेक्ट किया। तो ये जो अपनी आइन साज़ असेंबली थी ना दोस्तों, 10 अगस्त 1947 कराची के अंदर इसने अपना काम करना शुरू किया। अब इसका क्या काम था बुनियादी? भाई बुनियादी काम ये था कि मुल्क के लिए आइन बनाना है। किस मुल्क के लिए? पाकिस्तान के लिए, जो अभी-अभी बना है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो पहली आइन साज़ असेंबली थी ना, इसके 2 काम थे। एक तो भाई आइन बनाना है, और इसके अलावा जो रोज़मर्रा के लोकल जो लॉज़ होते हैं आम, वो भी बनाने हैं। जैसे आजकल पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, वो आजकल एक आम कवानीन भी बनाती है और जनाब आइन में तरमीम वगैरह भी करती है। लेकिन ये जो असेंबली थी, इसके बुनियादी 2 काम थे। एक तो आइन बनाना है और एक रोज़मर्रा के लोकल कानून भी बनाना है। यानी कि पार्लियामेंट का भी काम करना है, कानून साज़ असेंबली का भी काम करना है, और आइन साज़ असेंबली का भी काम करना है। अच्छा जी, अब इसकी जो कंपोज़िशन थी भाई, इसमें 69 मेंबर थे, और आगे चल के 10 और बंदे बढ़ा दिए गए, क्योंकि जब बहावलपुर और खैरपुर रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बन गई, और इसके अलावा जो दूसरे लोग महाजर हमारे पास आए थे इंडिया से, उनको ज़रा थोड़ा एडजस्ट करने के लिए हमने 79 कर लिए। अच्छा, अब ये जो आइन साज़ असेंबली थी ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ी सियासी जमात थी वो मुस्लिम लीग थी, और दूसरे नंबर पे थी पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, जो कांग्रेस नहीं थी जो मुस्लिम लीग के साथ लड़ती थी पाकिस्तान बनने से पहले, वो कांग्रेस पाकिस्तान में भी बनी, जिसका नाम था पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस। उसमें ज़्यादातर हिंदू थे भाई लोग, वो भी ईस्ट पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, ठीक है। अच्छा जी, तो पहली आइन साज़ असेंबली जिसका काम था आइन बनाना, उसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चले गए, तो उनके बाद मौलवी तमीज़ुद्दीन खान, यानी कायद-ए-आज़म की जब डेथ हो जाती है सितंबर 1948 में, तो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान साहब दूसरे जनाब प्रेसिडेंट बोलें या स्पीकर भी आप कह सकते हैं, वो उस आइन साज़ असेंबली के बने, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आइन साज़ असेंबली ने सबसे पहला काम ये किया कि एक ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन मंज़ूर किया, यानी करारदाद मकासद। यानी उन्होंने ये मंज़ूर किया कि भाई जो हम नया आइन बनाएँगे, पाकिस्तान का जो अपना आइन होगा, वो उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, उसका क्या मकसद होगा। साथ में इन्होंने जनाब क्या किया कि और भी बड़े अहम कानून यानी कि मंज़ूर किए, स्टेट बैंक बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए। इसके अलावा एक बेसिक प्रिंसिपल कमेटी भी बनाई गई थी, जिसका बुनियादी काम ये था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मशवरा दो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें होनी चाहिए। और साथ में जो
इंटरनेशनल रिकग्निशन के मामला थे, हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने, हमने अपनी कंट्री की लीगल आइडेंटिटी बनाई, इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ हमने जो है ना उसका हिस्सा बने, ये सारे मामलात भी इस पहली आइनसाज़ असेंबली ने किया। यानी ये जो आइन साज़ असेंबली थी ना दोस्तों, जिसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैं कह रहा हूँ, तो इसने आइन भी बनाने का भी प्रोसेस शुरू किया और साथ में ये मामलात भी कर रही थी। लेकिन भाईजान, इसको 24 अक्टूबर 1954 को तीसरे गवर्नर जनरल, जिसको बोलते हैं मलिक गुलाम मोहम्मद, और बच्चों को पता है मैं उसको प्यार से पुष्पा बोलता हूँ, उसने जहाँ इस इंसाज असेंबली को तहलील कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि भाई ये आइनसाज़ असेंबली नाकाम हो चुकी है, इसके बंदे जो है ना निकम्मे हैं, ये हैं, वो हैं, नाअहल हैं, ये अवाम का एतमाद खो चुके हैं, तो इसने ख़त्म कर दिया। और उसके नतीजे में फिर वो आइनसाज़ असेंबली जो उसने तहलील की, उसको चैलेंज किया था मौलवी तमीज़ुद्दीन ने, क्योंकि वो उस टाइम प्रेसिडेंट थे सिंध हाई कोर्ट के अंदर। सिंध हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, लेकिन फिर जनाब वो फ़ैसला उस टाइम की जो सुप्रीम कोर्ट थी, जिसको फेडरल कोर्ट कहते हैं, उसमें चैलेंज हुआ और फेडरल कोर्ट ने पुष्पा के हक़ में फ़ैसला दिया, यानी मलिक गुलाम मोहम्मद के हक़ में फ़ैसला दिया, और ये जो आइनसाज़ असेंबली है, इसकी जो तहलील है, इसको जायज़ करार दिया। और जनाब वो मशहूर डॉक्ट्राइन जो आपने सुनी होती है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, जिसको बोलते हैं नज़रिया ज़रूरत, इसका पहली मर्तबा जो इस्तेमाल था इस केस के अंदर हुआ। तो जनाब ये थी आइनसाज़ असेंबली, पहली जिसने आइन बनाना था वो 54 में ही मर गई। खैर उसके बाद फिर क्या होता है कि इस आइन साज असेंबली ने सबसे बड़ा काम क्या किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था ना, तो उसके बारे में बताता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था ना, ये 12 मार्च को इस आइन साज असेंबली ने मंजूर किया, अडॉप्ट किया, और इसको मूव किया था, पेश किया था उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बल्कि लियाकत अली खान साहब ने। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पाकिस्तान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट था, जिससे पता चल रहा था कि हमारे मुल्क का जो आइन होगा उसमें क्या चीज़ें होंगी। तो इसके अब साइलेंट फीचर्स बताता हूँ। इसमें सबसे पहली बात ये लिखी हुई थी कि भाईजान, जो सॉवरेंटी है ना, जो कुल इख्तियार है ना, वो अलमाइटी अल्लाह के पास है, और उसका दिया हुआ जो इख्तियार है वो हम यहाँ पे पाकिस्तान में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये मालिक का हमारे यानी कि ये एक ट्रस्ट है, एतमाद है, हमने उसका इस्तेमाल करना है। फिर पाकिस्तान में एक आइन बनाया जाएगा, और इस आज़ाद मुल्क के लिए एक आइन बनाया जाएगा, और ये जो रियासत है ना, अपनी पावर अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए एक्सरसाइज करेगी, यानी अब लोग वोट देंगे लोगों को, वो लोग जो है ना हमारे हुक्मरान बनेंगे, यानी अवाम के ही नुमाइंदे होंगे, और वो जो है ना हमारी यानी कि जो है ना वो हुक्मरान बन के हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, लेकिन हम उनको वोट देंगे, यानी वो एमएनए एमपीएस बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर और सदर बनेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब इस मुल्क में जमहूरियत के असूल नाफिज होंगे, जिसमें फ्रीडम होगी, इक्वालिटी होगी, टॉलरेंस होगी, सोशल जस्टिस होगी। इसके अलावा इस्लामिक लाइफ होगी, मुसलमान जो है ना अपनी जो ज़िंदगी है ना वो इस्लामी तालीमात के तहत गुजार सकेंगे, कुरान और सुन्ना की तालीमात के तहत। इसके अलावा इस मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ में लोग होंगे, उनको उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा, उनको पूरी इजाज़त होगी कि भाई वो अपने मज़हब के ऊपर अमल करें, ठीक है, अपना कल्चर डेवलप करें। इसके अलावा इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये मुल्क फेडरेशन होगा, यहाँ पे एक मुल्क सेंटर हुकूमत होगी, और साथ में ऑटोनॉमस यूनिट या सूबे होंगे, जो वो भी खुद मुख्तार होंगे। इसके अलावा मुल्क की जो सॉवरेंटी है और उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको ख्याल रखा जाएगा, यानी कि मुल्क का ख्याल रखा जाएगा कि इसके बॉर्डरों के ऊपर हमला कोई ना करे, इस मुल्क की आज़ादी, इसकी खुद मुख्तारी, इसके ऊपर कोई हम जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और पाकिस्तान क्या करेगा कि दुनिया की दूसरे कंट्रीज़ के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहेगा, इंटरनेशनल दुनिया के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहेगा, और उनके साथ ताल्लुकात बनाएगा, ठीक है। तो जनाब ये करारदाद मकासद थी, इसके अंदर ये साइलेंट फीचर्स थे। लेकिन उस टाइम जो नॉन मुस्लिम थे ना भाई, आइन साज़ असेंबली में, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, बहुत सारे एहतजाज भी किया। उन्होंने कहा जी आप मज़हब और सियासत को आपस में मिक्स क्यों कर रहे हो? ये मुल्क है, मुल्क का मज़हब थोड़ी होता है। आप इसके अंदर जो इस्लामिक चीज़ें लेके आ रहे हो, इसका कब आगे चल के गलत इस्तेमाल होगा या मिसयूज़ होगा, तो भैया आप ना करें, ठीक है ना। लेकिन खैर उन्होंने फिर अपनी कुछ तरामीम भी पेश की, कुछ वो तरामीम भी उस टाइम की जो हमारे लीडरान थे उन्होंने मुस्तरद कर दी, और आखिरकार ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मंजूर हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद इस जो पहली आइन साज़ असेंबली थी ना, इसने जो दूसरा काम किया वो था बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई थी, और ये कमेटी का मकसद ये था कि भाई आपने इस मुल्क के लिए क्या करना है, पहला जो आइन है उसके लिए काम करना है। उस कमेटी ने ना 2 रिपोर्ट्स पेश की, एक 1950 के अंदर और एक 1952 में। दोनों रिपोर्ट के ऊपर बड़ी तनकीद हुई। अब उन्होंने कौन-कौन से इश्यूज़ उनको फेस हुए, एक तो ये बड़ा इश्यू था पाकिस्तान में कि भाई इस नए जो मुल्क बनेगा,
जो आइन होगा उसमें वो जो ईस्ट पाकिस्तान यानी बंगाल के लोग थे वो कह रहे थे कि जी नेशनल लैंग्वेज उर्दू के साथ अब बंगाली भी रखें। फिर उन्होंने कहा कि जी हमारी आबादी ज़्यादा है, 56% हमारी आबादी है यानी कि 100 में से, और हम आबादी में ज़्यादा हैं तो हमारी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा जनाब ये मुल्क फेडरल स्ट्रक्चर होगी कि यूनिटरी होगी, और इस मुल्क में जो है ना कितने इस इस्लामी तालीमात जो है ना कानून के अंदर इनकॉपरेट होंगे। ठीक है, उलमाए कराम थे वो तो कह रहे थे कि भाई आप ना स्ट्रॉन्ग इस्लामिक प्रोविजन यानी मुकम्मल फुल 100 इस्लामिक की सिस्टम हो यहाँ पे। और जो दूसरे लोग थे मॉडर्निस्ट वो चाह रहे थे कि भाई ज़रा थोड़ा मुल्क जो है ना ज़रा मॉडर्न भी हो, ज़रा हल्का फुल्का सेकुलर टाइप भी हो। ठीक है, तो ये बड़े इश्यूज थे, ये प्रिंसिपल कमेटी के अंदर डिस्कस होते थे, रिपोर्ट पेश करते थे, क्योंकि नया आइन बनाना था ना, तो लोग कंफ्यूज थे कि भाई किस तरह का मुल्क बनाए, क्या इसके नजरियात हों, इस पूरा इस्लामिक हो, हल्का इस्लामिक हो, या थोड़ा सेकुलर हो, क्या हो। ये सारी चीज़ें चलती रह रही थी। ठीक है जी। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया कि 1954 में ये जो आइंसाज असेंबली है इसने ये दो काम किए, एक तो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसके बाद उस जो पुष्पा भाई था, जो मलिक गुलाम मोहम्मद था हमारे तीसरे गवर्नर, उसने इसको डिसॉल्व कर दिया था। तो उसके बाद जनाब दूसरी आइंसाज असेंबली बनी और 1955 में बनाई गई। और जो सूबाई इलेक्शन हुए थे उस टाइम पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर पंजाब, सरहद, सिंध, बलूचिस्तान में, उसमें से जनाब लोगों को लिया गया इन इस आइंसाज असेंबली में, और उसके टोटल 80 मेंबर्स थे। 40 बंदे थे ईस्ट पाकिस्तान से, 40 थे अपना वेस्ट पाकिस्तान से। तो इस आइन दूसरी आइन सदर असेंबली ने जो पहला काम किया वो ये किया कि एक वन यूनिट बनाए, यानी पाकिस्तान की जो ये वेस्ट पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं ना, पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान, इसको एक हिस्सा बनाया, और बाकी जो ईस्ट बंगाल है उसको एक हिस्सा बनाया। तो यानी इसको बोलते हैं वन यूनिट। और ये जनाब इसको लीड किया था उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद अली बोगरा साहब ने, और इसको 30 सितंबर 1955 में इम्प्लीमेंट किया गया था इस वन यूनिट सिस्टम को। तो वन यूनिट सिस्टम किसने इम्प्लीमेंट करवाया? दूसरी आइन साज असेंबली ने। लेकिन भाईजान उस टाइम बड़ा एहतजाज हुआ। जो ये अपने मौजूदा जो पाकिस्तान के सूबे हैं ना, जैसे सिंध है, खुसूसन सरहद है, और केपी और बलूचिस्तान, उन्होंने बड़ा एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी आपने ये सारे चारों सूबों को एक ही सूबा बना दिया, और उसमें ज़्यादा जो पावर है वो पंजाब के पास है, तो पंजाब के लोग जो है ना हमारे ऊपर वो हो गए। तो ये बड़ा मसला हुआ था। खैर ठीक है जी। अच्छा जी, और आगे चल के फिर इस दूसरी आइन साज असेंबली ने, जब हमारे एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर बाद में जिसका नाम था चौधरी मोहम्मद अली साहब, उन्होंने जनाब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करना शुरू किया, यानी इस जो दूसरी आइन साज असेंबली के साथ मिलके। और आखिरकार बड़ी डिबेट के बाद 29 फरवरी 1956 को इस दूसरी आइन साज असेंबली ने जो हमारा आइन था, पहला आइन था जिसको 1956 का आइन भी कहा जाता है, उसको पास किया। और गवर्नर जनरल ने इसके ऊपर दस्तखत किए 2 मार्च को, और 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो जनाब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अब ये जो 56 का आइन था ना दोस्तों, इसमें 234 आर्टिकल्स थे, ये बहुत ही लेंथी था, 13 पार्ट्स थे, 6 स्केड्यूल थे। और इस 56 के आइन में फेडरल सिस्टम था, और एक प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी थी, यानी बराबरी का एक असूल नाफिज किया गया था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि वन यूनिट सिस्टम था ना दोस्तों। एक तो ये पाकिस्तान यानी 4 सूबे ये एक हिस्सा था, और ईस्ट पाकिस्तान अपना बांग्लादेश जो मौजूदा बांग्लादेश है। लेकिन मेरी जान इस 56 के आइन के साथ हमने अच्छा नहीं किया। एक तो 9 साल बाद हमें ये अपना आइन मिला था, पहला आइन, और फिर सिर्फ 2 साल के अंदर 1958 7 अक्टूबर को, उस टाइम जो हमारे पहले प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के, इस्कंदर मिर्ज़ा, उसने जनाब कू किया, उसने माशाल्लाह लगाया, और इस 56 के आइन को इसने ख़त्म कर दिया भाई। जो पहला आइन हमारा वैसे ही मर गया सिर्फ 58 के अंदर। तो सीन चेक करो भाई, ये मजाक था हमारे साथ। 9 साल बाद आइन बना, और वो भी उसको 2 साल के अंदर हमने मार दिया। तो दोस्तों ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस। लेकिन उसके बाद फिर अयूब खान का दौर आया, फिर 62 में हमने दूसरा आइन बनाया, एंड देन उसके बाद 1973 में हमने अपना तीसरा आइन बनाया, जो आज तक खैर से चल रहा है, लेकिन अमल हो रहा है ये आप लोगों को बेहतर पता। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रोसेस था वो भी बता दिया, बड़ा सिंपल और आसान करके, और साथ में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसके बारे में भी बता दिया। अपना ख्याल रखा करो।